हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की। जैसे कि हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और इस प्रैक्टिस सेट में जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं सारे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में सारे पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस का है। कह रहे हैं कि 131 मीटर और 89 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशाओं में चल रही हैं, जिनमें से एक की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे से मिलने के बाद कितने समय में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगी। देखो, जब कभी भी याद रखना जाके क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दो रेलगाड़ियां हैं, ठीक है ना, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है और दूसरी रेलगाड़ी इधर से जा रही है, ठीक, ऐसे जा रही है। ठीक, तो सम्मुख का मतलब होता है कि दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। ठीक है, और मान लो ये रेलगाड़ी जो लंबाई है 131 मीटर है और इसकी जो लंबाई है 89 मीटर है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस रेलगाड़ी की जो चाल है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और जो इसकी चाल है वो कितनी है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ये दोनों रेलगाड़ियां मान लो इस पॉइंट पर मिली है, ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये एक दूसरे को जब वो मिलेंगी तो ये कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। ठीक है, तो इसके लिए देखो कुछ नहीं होता है, जाके पहले तो आप ये याद रखना जाके कि जब दो रेलगाड़ियां एक ही डायरेक्शन में मतलब कि अपोजिट विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है। मान लो अगर ये S1 चाल से चल रही है और ये S2 चाल से चल रही है तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होती है, चालों का योग S1 प्लस S2 होती है। ठीक है, और ये कितनी दूरी तय करेंगे, देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, और ये दूरी कितनी इनके द्वारा तय की गई, दूरी कितनी होगी, इनकी लंबाइयों का योग। जैसे ये 131 और ये 89, ठीक, तो 131 और 89 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 220 मीटर। ठीक है, ये दूरी हो गई और जो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी हो जाएगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस किलोमीटर प्रति घंटा को लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे क्योंकि दूरी हमारी मीटर में दी है। ठीक है, तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 ऊपर आ जाएगा, 18 चौको 72। ठीक है, और अगर हम लोग 4 पंचे 20 से जब इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22 होता है, तो 11 बार चला जाएगा, मतलब 11 सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हमारा कितना आ गया, जाके 11 सेकेंड आ जाएगा। तो बस ये याद रखना है कि जब दो रेलगाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो उनके द्वारा जो चली गई कुल दूरी होती है उनकी लंबाइयों का योग ही होती है, और उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है क्या होती है, जाके उनकी चालों का योग होती है बस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 सेकेंड। ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपी सीबीटी फर्स्ट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन जो हमारा है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल BPC बराबर 128 डिग्री है तो एंगल A का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है, देखो पहली बात तो आप लोग ये याद रखना जाके, देखो क्वेश्चन में पहले ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे जाके। जैसे कह रहे हैं कि मान लो ये कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है ना, तो कोण समद्विभाजक क्या होता है, कोण समद्विभाजक जो होता है, मान लो कि कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, मान लो एंगल ए का कोण समद्विभाजक ये है, ठीक है, और एंगल सी का कोण समद्विभाजक क्या है, ये है। ठीक, और ये मान लो AD है और ये कितना है, जाके CF मान लिया, और एंगल बी का कोण समद्विभाजक कितना है, E है, मतलब कि BE है। तो ये तीनों कोण इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। मान लिया कि ये बिंदु हमारा क्या है, मान लो कि ये हमारा बिंदु
पी है, ठीक है, या हम लोग इसको आई मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में तो बोल रहा है पी, लेकिन हम लोग आई मान लेंगे, क्योंकि हम लोग आई मान लिए, ठीक है। तो ये जो हमारा कोण होता है एंगल BIC, ठीक है ना, यहां से ये चीज याद रखना जाके कि जो एंगल BIC बराबर होगा जाके वो हमारा क्या होगा जाके ए का कोण समद्विभाजक जो एंगल 90 प्लस एंगल 90 प्लस एंगल A/2 होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग एंगल AIC निकालेंगे, एंगल AIC बराबर निकालेंगे तो 90 प्लस एंगल कितना हो जाएगा B/2, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग एंगल AIB निकालेंगे, एंगल AIB तो कितना हो जाएगा 90 प्लस एंगल C/2। तो ये तीन हमारे मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट आते हैं जाके, ये तीनों आप लोग याद रखना है। तो ऐसे ही वो क्वेश्चन उसने ये बोला है कि ये कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि ये मान लो ABC कोई त्रिभुज है। ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे जाके क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एंगल B और C के समद्विभाजक, एंगल B का समद्विभाजक मान लो ये है, ठीक है, मान लो ये E बिंदु पर काट रहा है, और एंगल C का समद्विभाजक हमने मान लिया कि ये है, ये F बिंदु पर काट रहा है, ठीक। अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, मान लो बिंदु P पर काट रहे हैं। अब वो क्वेश्चन में उसने ये बोला है, कह रहा है कि यदि एंगल BPC बराबर 128 डिग्री, BPC मतलब ये कोण हमको कितना दिया है 128 डिग्री दिया है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि एंगल A का मान कितना होगा, ये हमसे मान पूछा है। तो मैंने यही तो बोला है ना कि ये जो हमारा कोण एंगल BPC बराबर होगा वो कितना होगा जाके 90 प्लस एंगल A/2 होगा जाके, कितना होगा 90 प्लस एंगल A/2 होगा, ठीक है। तो BPC का मान कितना है 128 है, बराबर में 90 प्लस एंगल A/2। अब ये इधर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 128 से 90 घटेगा तो 38 बचेगा ना, ठीक है। फिर 38 का दोगुना हम लोग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा जाके, तो एंगल A बराबर कितना आ जाएगा 76 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल A कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है जाके, ठीक। और कुछ पॉइंट यहाँ से ये याद रखना जाके कि जो कोण समद्विभाजक होता है, ठीक है ना, जो कोण समद्विभाजक होते हैं, ठीक है, किसी त्रिभुज में वो सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करते हैं जिस अनुपात में ये कोण बनाने वाली भुजाएं हैं। मान लिया कि ये C के सामने की भुजा A हो जाएगी इतनी, ठीक है, सॉरी C के सामने की भुजा मान लो C है, अभी हम लोग ये बिंदु हटा दे रहे हैं, ठीक है। C के सामने की भुजा मान लो पूरी C है और B के सामने की भुजा B है, ठीक। तो हम ये बता रहे हैं कि ये जो कोण समद्विभाजक होता है सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करेगा जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजाएं होती है। जैसे ये C है तो इधर की इतनी दूरी C हो जाएगी और इतनी दूरी C हो जाएगी और इधर की इतनी दूरी कितनी हो जाएगी B हो जाएगी। तो ये पॉइंट याद रखना जाके, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 76 डिग्री। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो एडवांस में मतलब काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं RRB NTPC, ठीक है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि 14 आदमी एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 16 औरतें उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 6 आदमी और 8 औरतें उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। देखो पहली बात क्वेश्चन में बोला है कि जो 14 आदमी, ठीक है ना, बोला है कि 14 आदमी जो है एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि 14 आदमी जो है ये एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 14 आदमी बोल रहा है ना कि 14 मैन जो है वो एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है, कह रहा है कि 16 औरतें उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 16 वुमेन उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हम लोग देखो ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, या चाहे इधर से निकाल लो मैन की वैल्यू रख के और इधर वुमेन की वैल्यू रख, इधर से टोटल वर्क हमारे निकल आते हैं, ठीक। आप चाहे इधर से निकाल लो। अब देखो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, मैन और वुमेन की क्षमता निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 अट्ठे 16।
तो मैन और वुमेन की क्षमता कितनी आ जाएगी, हम लोग इफिशियंसी का मतलब अनुपात निकालेंगे, जाए कितना आ जाएगा जाके 8/9। मतलब कि मैन की क्षमता, एक आदमी की क्षमता 8 और एक महिला की क्षमता, वुमेन की क्षमता कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। हम लोग अगर इधर m का मान रख दो तो इधर से टोटल वर्क क्या निकाल ले, और इधर अगर w का मान रख देंगे इधर भी टोटल वर्क निकल आएगा। तो अगर हम लोग टोटल वर्क पहले निकाल लें तो 14 इंटू m का मान कितना है 8 है, और इंटू 9, ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब वो कह रहा है कि इसी टोटल कार्य को, इसी कुल कार्य को बोल रहा है कि 6 आदमी और 8 औरतें कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। बोला कि 6 आदमी और 8 औरतें, जब 6 आदमी 8 की क्षमता से काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 48 काम करेंगे। और जब कितनी महिलाएं बोल रहा है, 8 औरतें 9 की क्षमता से काम करेंगे तो कितना काम करेंगी, 72 काम करेंगी। ठीक, तो 48 72 कितना हो जाएगा, ये हमारा 120 आ जाएगा। तो हम लोग इसको बस काट देंगे, हमारा दिनों की संख्या आ जाएगी। तो 15 8 120 होता है, 14 9 9 कितना हो जाएगा 126 को हम लोग 15 से भाग कर देंगे। तो 15 8 120 बचेगा 6, तो दशमलव लगा के साथ 15 चौको 60, तो 8.4 दिन में क्या कर लेंगे, 8.4 दिन में 6 आदमी और 8 औरतें मिलकर उस टोटल कार्य को कर लेंगे जाके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग देखो कुछ नहीं करते, उसने बोला था कि 14 आदमी एक काम को 9 दिनों में करते हैं तथा 16 महिलाएं उसी काम को 7 दिनों में करते हैं। तो हमने इसको बराबर करके बराबर कर लिया, फिर यहाँ से मैन वुमेन की हमने क्षमता निकाल ली। हमें मान लिया टोटल वर्क निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर m का मान इधर रख देंगे इधर से भी टोटल वर्क आ जाएगा, अगर हम लोग w का मान इधर रख दो इधर से भी टोटल वर्क, आप जिस तरफ से चाहो उधर से निकाल लो। अब इस कह रहा है कि ये टोटल वर्क को कह रहे कि 6 आदमी और 8 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी। तो 6 आदमी 8 की क्षमता से कितना काम करेंगे, 6 आदमी 8 की क्षमता से 48 काम करेंगे, और 9 महिलाएं 8 महिलाएं 9 की क्षमता से 72 काम करेंगे। तो 48 72 को जोड़ेंगे टोटल कितना हो जाएगा कार्य, एक दिन का कितना कार्य हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 120 की टोटल कार्य को भाग कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, दिनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी सीबीटी फॉर 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो बात करते हैं हम लोग अपने अगले कार्य की। देखो अगला कार्य, देखो टाइम एंड वर्क ये काफी अच्छी, मतलब टाइम एंड वर्क तो इसका फेवरेट मतलब एक प्रकार से चैप्टर है। ठीक है ना, जैसे कह रहा है कि अमित किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है ना, उसी कार्य को बलवीर अकेले 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है और 3 दिन बाद बलवीर उसके साथ जुड़ जाता है तो बोला कि तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो वो क्वेश्चन में बोला कि जो अमित है, ठीक है ना, वो कितने दिन कार्य करता है, एक किसी कार्य को 15 दिन में करता है, और बलवीर उसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम हम लोग लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। अगर हम लोग अमित की इफिशियंसी निकाले तो 15 दूनी 30, बलवीर की इफिशियंसी निकाले 10 तियां 30। ठीक, अब वो ये कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर अमित 3 दिन तक अकेले कार्य करता है तो अमित अगर 3 दिन तक 2 की क्षमता से अकेले कार्य करेगा, कितना कार्य कर लेगा, वो 36 काम कर चुका होगा। तो अब शेष कार्य हमारा कितना बचेगा, शेष कार्य तो हमारा 24 बचेगा ना। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसी 24 काम को, ठीक है ना, अब इसी 24 काम को अब क्या होता है, अब बलवीर उसके साथ अमित के साथ कार्य में जुड़ जाता है। तो इस 24 काम को हम लोग 5 की क्षमता से कितने दिनों में करेंगे, 5 की क्षमता से कितने, 5 चौको 20, तो 4 सही 4/5 दिन में। और 3 दिन पहले किसने काम किया था, अमित ने किया था, तो 3 दिन ये 4 सही 4/5 दिन, ये कितना हो जाएगा 7 सही 4/5 दिन। ठीक, तो टोटल कार्य को करने में कुल मतलब कि दिनों कितने लगेंगे जाके, 7 सही 4/5 दिन लगेंगे जाके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी सीबीटी 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए
10% वार्षिक दर से 1/2/5 वर्ष के लिए निवेशित 19,500 रुपये की धनराशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो हमको रेट कितनी दी है, हमको रेट दी है 10% दी है, ठीक है। और टाइम हमको कितना दिया है, टाइम हमको दिया 2 सही, ठीक है। टाइम हमको दिया 1 सही 2/5 वर्ष, 1 सही 2/5 वर्ष, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है कि ये जो मतलब ब्याज मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज पर धन दे रहा है, ठीक है ना, कितनी धनराशि दे रहा है, 19,500 रुपये। तो उसने बोला है कि इतने समय के बाद उसको चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो देखो पहले साल के लिए अगर हम इस टाइम को 1 + 2/5 वर्ष ऐसे लिख सकते हैं। 1 साल के लिए तो रेट कितनी रहेगी, 10% रहेगी, ठीक है। लेकिन 2/5 वर्ष के लिए रेट कितनी हो जाएगी, 10 का 2/5 हो जाएगी, 5 दूनी 10, मतलब अब रेट यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4% रेट आ जाएगी 2/5 वर्ष के लिए। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, 10 और 4 का सक्सेसिव निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 2 साल का 10 और 4 की रेट से सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 14.4% हो जाएगा। ये हमने कैसे निकाला, ये हम लोग AB रूल से निकालते हैं। AB रूल A + B प्लस का AB अपान में 100, ठीक है। AB रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 10 4 को जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, और 10 को 40/100 करेंगे तो 14.004 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 14.4% हमारा ब्याज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 19 कितनी धनराशि देता है, 19,500 रुपये। ये हमारा किसका मान है, ये हमारा 100 का मान है, ठीक है ना, क्योंकि जो हम लोग मूलधन देते हैं वो हमेशा हमारा 100% होता है। ये हमारा 100 का मान है, तो 14.4% का हम लोग को मान निकालना है, ठीक। तो 2 जीरो यहाँ से कट गया जाके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो आ गया, तो 2 से काटा तो ये कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब 5 से इसको काट देंगे, 5 तिया 15, 4 5 9 45, ठीक है। देखो आप या तो इसका देखो गुणा हम लोग कैसे करते हैं, देखो आप यहाँ मानो कि इसको हम लोग 40 - 39 को 40 - 1 लिख सकते हैं ना, 40 - 1, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 - 1 लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग जब इसका 4 में गुणा करेंगे जाके, ठीक है, अगर हम लोग 4 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा जाके, 0 4 दूनी 8 4 7 28, इतना आ गया जाके, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, उन मतलब कि 72 का एक बार इसमें गुणा करके घटा भी तो घटाएंगे ना, क्योंकि -1 है, 1 में गुणा करके घटाना पड़ेगा ना, 72 इसमें से हम लोग घटा देंगे। 10 में 2 गए जाके 8 बचेगा, ऐसे 7 में 7 जाएगा 0 बचेगा, ठीक। और हमारा ये कितना आ जाएगा 28, तो 2808 रुपये क्या हो जाएगा, उसका ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा C हो जाएगा, ठीक है। या हम लोग ये देख सकते थे, या हम लोग या तो 12 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे एक प्रकार से, ठीक है। या 72 आ गया था 8 9 का, वैसे 9 के कई सारे मल्टीपल मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से 2808 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है RRB NTPC CBT फर्स्ट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि देखो एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 6305 रुपये है। उसी राशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो उसने बोला है कि रेट हमको कितनी दी है, रेट हमको दी है 5% दी है, और हमको टाइम कितना दिया है, 3 साल दिया है। तो जो 3 साल का जो 5% की रेट से 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हमारा कितना होता है, 15.7625%, इतना होता है हमारा। ये जो कुछ रेट होती है आप लोगों को फिक्स याद होनी चाहिए। जैसे 10% की रेट से, 10% की रेट से अगर हम लोग, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकाले 3 साल का, तो वो कितना होता है, 33.1% होता है, ठीक। और अगर हम लोग ऐसे 2 साल का निकाले चक्रवृद्धि ब्याज, तो कितना होता है 10% की रेट से, तो वो 21% होता है, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग 5% की रेट से,
2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो 10.25% होता है। ये जो कुछ फिक्स रेट होती है आप लोग पता होने की, आप लोग ऐसे वहाँ डायरेक्ट ही लिखेंगे, ठीक है। जबकि वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 साल का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 6305 रुपये है। तो कहने का मतलब ये जो हमारा 15.7625% मान हमको दिया है, ये 6305 का मान दिया है, ठीक। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आपको किसका मान बताना है, कह रहे हैं कि साधारण ब्याज ज्ञात करना, समान दर मतलब कि दर से, ठीक है ना, समान समय के लिए साधारण ब्याज। तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, 15% हो जाएगा, 15 की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ से 0 हटाएंगे तो यहाँ 4 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग 25 से काटे, 25 से मान लो हम इसके काट रहे हैं, तो 25 चक्को कितना हो जाएगा, 100, ठीक है ना। हम 2 0 को काट सकते हैं क्योंकि वो 100 होता है। अब 25 से इसको काटेंगे, 25 छक्का 150, 7 बचेगा, 76 हो जाएगा, 25 3 75, 1 बचेगा, 125, 25 25 125, और 6305 कट गया जाके। तो यहाँ से हमारा 15 चक्को 60 और ये 2 0, तो 6000 रुपये हमारा क्या आ गया जाके, 6000 रुपये हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन में को आप लोग देखो, तो छोटे छोटे कैलकुलेशन अपने हाथों से किया कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि कुछ तो कैलकुलेशन आप लोग करना पड़ेगा। अब तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, देखो मैंने आप लोग बोला है कि हम 5 सालों मतलब 16 17 20 21 22 5 सालों के आरआरबी एनटीपीसी में जो भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। तो ये जो अगला क्वेश्चन हमारा है 2017 एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 3 एवं 4 का चतुर्था समानुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कह रहा है कि 2 3 4 का चतुर्था समानुपात ज्ञात कीजिए, 2 3 और 4 का, ठीक। तो देखो जो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन होता है वो होता है BC/A, ठीक। क्या होता है, BC/A होता है। तो BC मतलब कि 3 × 4/A, 2 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो 2 3 उसमें 4 नहीं बोला, उसने 2 3 6 बोला है, ठीक। तो BC की वैल्यू कितनी रखेंगे, 6, 2 3 6, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना जाके कि जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है हमारा BC/A होता है, ठीक है। अगर ऐसे हम लोग निकाले इसका, मान लो हमको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो वो हमारा कितना होता है, AB/C होता है, ठीक है। और हमसे अगर कभी मीन पूछ दे, ए और बी का मीन मतलब कि माध्य कितना होता है, तो √AB होता है, ठीक है। और अगर हमसे ए और बी का क्या पूछ दे, सेकेंड प्रोपोर्शन पूछ दे, किसका, ए और बी का, तो वो क्या होता है, B² होता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोपोर्शन हमको पता होना चाहिए, फार्मूले आप याद कर लो, ठीक है। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन वो ये बोल रहा है कि ऋतिक एक मेज को, ठीक है ना, 37.5% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12.5% कम में खरीदा होता और इसे 330 रुपये कम पर बेचा होता, ठीक है, तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता। कह रहे कि मेज का क्रय मूल्य 1000 रुपये से कितने प्रतिशत कम है। देखो वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वो 37.5% के लाभ पर वस्तु को क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो 37.5% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना, होती है 1/8 होती है, सॉरी 3/8 होती है। 37.5% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8 होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, उस पर 3 का लाभ हो रहा था, ये हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालें तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया जाके, CP कितना आ जाएगा, 8 रुपये आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, 8 3 11 रुपये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर वो 12.5% कम में खरीदता है, 12.5% कम में खरीदता है, तो 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है, ठीक है। तो देखो हमारा कॉस्ट प्राइस तो 8 था, अब अगर इसका हम लोग क्या निकालेंगे,
12.5%, तो कितना आ जाएगा इसका? अगर हम लोग 12.5% निकालेंगे तो 12.5% इसका कितना हो जाएगा? एक ही तो होगा ना जाके। 8 का 12.5% मतलब 1/8, 8 का 1/8 करेंगे तो एक ही तो आ जाएगा। अगर वो 1 रुपये कम में खरीद रहा है, अगर हम लोग इसको CP1 मतलब पहला कॉस्ट प्राइस मान ले, अब वो 1 रुपये कम में खरीद रहा है, तो अब CP2 जो हमारा दूसरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जाके? 7 ही तो हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उसको फिर कितने % का लाभ होगा? 10% का लाभ होगा। ठीक, तो अगर हम लोग 7 का 10% निकालेंगे जाके तो 0.7 होगा, तो इतने का लाभ होगा। तो दूसरी कंडीशन में SP2, इसको हम लोग SP1 मान लेंगे, इसको SP2, तो दूसरी कंडीशन में उसको कितने रुपए में वो वस्तु को बेच रहा है? 7.7 रुपये में बेचेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो पहले 37.5% लाभ पर वस्तु को बेच रहा है, तो 37.5% का मतलब होता है 3/8। अगर कॉस्ट प्राइस 8 है तो उसको 3 पर 8 पर 3 का लाभ हो रहा है, तो कितने की बेचेगा? 11 की बेचेगा। अब 2 बार कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की बात कर ली, तो हम लोगों ने इसको CP1 और CP2 मान लिया। अब वो कह रहे हैं कि अगर वो इसी पहले कॉस्ट प्राइस को मतलब 8 को 12.5% कम में खरीदता है, 12.5% मतलब कितना होता है? 1/8। अगर हम लोग इसका 8 का 1/8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? एक ही तो आएगा। तो पहले वो 8 रुपये में खरीद रहा था, अब 1 कम में खरीद रहा है, तो अब वो कितने में खरीदेगा? CP2 उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अब वो वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो जब हम लोग 7 का 10% 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.7 ही तो आएगा। तो अब उसको 0.7 पर 0.7 का लाभ हो रहा है, तो मतलब वो कितने में बेच रहा है? उसका दूसरी कंडीशन का विक्रय मूल्य कितना? 7.27 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वो 11 में बेच रहा था, अब वो कितने में? 7.7 बेच रहा है, तो कितने कम में बेच रहा है? ये 3.3% कम में बेच रहा है, मतलब कि 3.3 रुपये कम में बेच रहा है। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो 330 रुपये कम में बेचता है, तो 3.3 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 330 दी है। ठीक है, तो ये इसका कितने गुना हो जाएगा? ये इसका 100 गुना हो जाएगा। कितने गुना? 100 गुना। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई जाके? 100 आ गई जाके। ठीक, तो अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस अब यहाँ से निकाले तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस यहाँ से कितना हो जाएगा जाके? 8 का 8 100 गुना कितना हो जाएगा? 800 रुपये हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 1000 से कितना कम है? तो ये 1000 से कितना कम है? 200 रुपये कम है। किससे? 1000 से। तो इसको परसेंटेज में चेंज 1/5, तो 1/5 मतलब कितना होता है? 20%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन बस समझाने में टाइम लगा, बाकी क्वेश्चन में है कुछ नहीं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा एडवांस का क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन जो हमारा है अगला क्वेश्चन RRB NTPC CBT फर्स्ट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे कि 2 मीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखो घन की भुजा हमको कितनी दी है? मान ली घन की भुजा A है, तो कितनी दी है? 2 मीटर दी है। तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a² होता है। तो 6a का मान कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक, 4 × 24, तो 24, ठीक है ना, वर्ग मीटर क्या आ जाएगा? या 24 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है। तो देखो आप लोग याद रखना कि जो घन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर होता है। जो आयतन होता है, ठीक है ना, इसका जो आयतन होता है वो कितना होता है? भुजा क्यूब होता है। अगर आपसे पूछे, केवल ये पूछे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर जब वो आपसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो वो 4a² होता है। ठीक है ना, और अगर वो आपसे जब पूछे कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछते हैं? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो वो क्या होता है? 6a² होता है। तो ये कुछ घन के फार्मूले ये आप लोग याद रखना जाके, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ऐसे आगे बनते रहते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि A और B
एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। कह रहे कि दोनों अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं और ए और बी की चालों का अनुपात 5:7 है। कह रहे कि और बी की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए और बी कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो ए और बी, मान लिया कि ए और बी, मान लिया कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे कौन है, बी है। ए इधर की तरफ चलेगा, बी भी इधर की तरफ चलेगा, ठीक है। और इनकी जो चालों का अनुपात है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 240 किलोमीटर, ठीक है ना। इनके बीच की डिस्टेंस दी है, ये हमारा क्या इनके बीच का गैप हो गया जाके, ठीक है। अब वो कह रहा है, अब वो ये बोल रहा है कि अगर इनकी चालों का अनुपात कितना है, देखो इनकी चालों का अनुपात कितना है, 5:7 है। ये एस ए की चाल हो गई, ये एस बी की चाल हो गई, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर बी की चाल कितनी है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 7 का ये कितने गुना हो गया, 12 गुना हो गया। तो हम लोग यहाँ से ए की चाल निकाल सकते हैं ना, ए की चाल भी 12 गुना कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बस अब हमें क्या होगा, दोनों की चालें मिल गई जाके, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनके बीच का जो गैप है, ठीक है, और इनकी जो चाल है, अब देखो पहले एक तरीके क्वेश्चन बन गया, एक मैंने अभी हम लोग ट्रेन वाला किया था कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, चालों का योग होती है। तो इनको जो मिलने में जो टाइम लगेगा जाके वो गैप बटे रिलेटिव स्पीड, या इनके द्वारा तय की गई कुल दूरी, मतलब जो 240 की तो होगी, या कह सकते हैं गैप बटे जो इनके बीच गैप कितना है, 240 बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ये दोनों जुड़ जाएंगी, ठीक। तो 8 6 14। अब देखो ये हमको किलोमीटर में दिया है, हाँ ये किलोमीटर में दिया है, ठीक है। तो अब ये 8 से 14 144 हो जाएगी ना, कितनी हो जाएगी, 144 हो जाएगी, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि हमको देखो जो ऑप्शन हमको दिया है, यहाँ से तुम्हारा जो टाइम आ जाएगा, दूरी हमारी किलोमीटर में है और किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, तो यहाँ से हमारा जो समय आएगा वो किलोमीटर में आएगा, सॉरी घंटे में आएगा। लेकिन हमारे जो ऑप्शन है वो किस में दिए है, ऑप्शन हमारे मिनट में दिए है, तो हम लोग इसको 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 12, ये 12 बार कटेगा, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, तो 20 पंचे 100, मतलब कि 100 मिनट क्या लगेंगे जाके, उनको टाइम कितना लगे जाके, 100 मिनट का लगेगा जाके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखो कुछ भी क्वेश्चन नहीं करना था, बस आपको ये देखना था कि अगर हमको बीच के उनकी गैप दे दे तो हम लोग सीधा ये कह सकते हैं कि गैप बटे रिलेटिव स्पीड, समय बराबर क्या होता है, गैप बटे रिलेटिव स्पीड, ठीक है। गैप हमको कितना दिया, 240 का, रिलेटिव स्पीड इनकी हो जाएगी 144, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ऑप्शन हमको मिनट में दिया, तो हमने 60 से गुणा करके इसको घंटे को मिनट में चेंज कर लिया, तो 100 मिनट क्या लगेंगे जाके, एक दूसरे को मतलब कि मिलने में टाइम लगेगा, ठीक। तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग और भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बस आप एग्जाम में मतलब ऐसा ही करना कि आप वहाँ कैलकुलेशन में ना फंसो, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि डाटा कुछ हमको दिया है कि 12 1 10 1 9 3 4 9 7 6 का बहुलक। देखो हम लोग जब बहुलक निकालते हैं तो बहुलक में हम लोग क्या निकालते हैं, बहुलक हमारा वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये देखें कि 12, ठीक है, क्या क्या डाटा दिया है, 12, 1, 10, 1, 9, 3, 4, 9, 7, 9। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा बार हमारा 9 आया हुआ है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। देखो हम लोग किसी दिन एक क्लास पढ़ेंगे जिसमें बहुलक हो गया, माध्यिका हो गई जाके, ठीक है, माध्य हो गया जाके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे जाके, मतलब कि उसमें करेंगे जाके, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई जाके, ठीक। बहुलक हम लोग कैसे निकालते हैं, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9।
तो बात करेंगे हम लोग अपने, देखो ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फिर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक ही याद रखना, एडवांस का एनटीपीसी में बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है, ठीक है ना। तो एडवांस आप लोगों को तैयार होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनुज अपने बगीचे में 5625 पौधे इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान होती है, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जब कभी भी ऐसे आपसे पूछे तो जो हमको क्या दिया रहता है, जो हमको पौधों की संख्या दी रहती है, जैसे कि पौधों की संख्या कितनी दी है, 5625 दी है, ठीक है। जब कभी हमसे पूछे, हमें पौधों की संख्या पूछे, तो हमसे अगर ये पूछ ले कि एक पंक्ति में कितने पौधे या पंक्तियों की संख्या पूछ ले, तो वो क्या होते हैं, हमेशा बराबर ही होते हैं। तो हम कुछ नहीं करते, बस उसका क्या लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, और इसका जो वर्गमूल होता है वो 75 होता है। कुछ नहीं करना होता, हमें इसका वर्गमूल लेना होता है, जो हमें टोटल पेड़ों की संख्या दे देता है, ठीक है। देखो क्यों लेते हैं, देखो वो कह रहा है कि मान लिया कि पंक्तियों की संख्या x है और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है, वो भी हमारी x ही है, ठीक है। तो उसी से तुम्हारे टोटल क्या आएंगे जाके, पेड़ आएंगे जाके ना। एक मान लिया कि पंक्तियों की संख्या x है और एक पंक्ति में पौधों की संख्या भी x है, ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो इनका गुणा हम लोग जब करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे जाके, अगर x की वैल्यू चाहिए, वही हमारे पेड़ों की संख्या एक पंक्ति में, वही हमारी टोटल पंक्तियों की संख्या है, तो हम लोग इसका वर्गमूल ही तो लेंगे जाके। तो इसीलिए आप लोग ये कुछ मत किया करो, आप डायरेक्ट उसका वर्गमूल ले लो। मान लो आपको इसका वर्गमूल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अगर हम लोग ऑप्शन से देखें, ठीक है, पहली बात तो आप लोग वर्गमूल निकालना सीख लो। अगर हम लोग ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन हमारा क्या है कि 75, ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए हमारा है, और ऑप्शन नंबर बी वो हमारा क्या है, 11250, ठीक है। तो देखो इसका देखो लास्ट में 5 कब आएगा, लास्ट में 5 तभी आता है जब हम लोग मतलब कि कब आएगा जाके, ठीक, क्योंकि सेम नंबर गुणा करोगे तो 5 5 ही होना चाहिए, तभी तो आएगा ना, ठीक। तो लास्ट डिजिट 5 ही होना चाहिए, वही हमारा इसका वर्गमूल होगा। और कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, देखो ये भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, और कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं कि जो क्या होगा जाके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जाके। ऐसे भी हम लोग थोड़ा मतलब वहाँ पे अगर नहीं आ रहा है, पहली बात तो वहाँ सीख के जाओ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो ये बोल रहा है कि ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि ये वाला पीछे वाला क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, और देखो ऐसा ही क्वेश्चन 21 में पूछा गया है, ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन 22 में भी पूछे गए हैं। तो इस टाइप के जो पंक्तियों वाले बाग वाले क्वेश्चन होते बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि एक माली एक बगीचे में पंक्तियों में पेड़ लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान है और बगीचे में 105 या 210 या 420 पंक्तियां हैं, तो कोई भी पेड़ शेष नहीं बचता है, ठीक है। तो कह रहा है लगाए जा सकने वाले पेड़ों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कहे कि जब हमसे न्यूनतम संख्या पूछे, ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे जाके 105 कामा 210, ठीक है, और 420 इसका क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 105 कामा 210 और 420। तो इनका एलसीएम ही क्या होगा जाके, मतलब हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए पेड़ों की न्यूनतम संख्या होगी, ठीक है। तो अगर हम लोग इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम तो 420 ही होगा ना जाके, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या होगा जाके 420 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो एलसीएम एचसीएफ के भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर से करेंगे जाके एलसीएम का। कह रहे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 11, 12, 13, 14 और 15 को 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त होता है। देखो हम लोग क्या करेंगे जाके कि आप इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, और फिर उसके जब प्रत्येक दशा में शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है तो आप उसमें 2 को क्या कर लो, जोड़ दो, ठीक है। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन को करने का मेथड, ठीक है, कि एलसीएम हम लोग ले लेंगे किसका 11, 12,
13, 14, 15। ठीक, इनका हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। जो भी एलसीएम आएगा जाके, ठीक है, उसमें हम लोग 2 को जोड़ देंगे, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इस क्वेश्चन को करने का तरीका। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग ज़्यादातर ऑप्शन से ही करेंगे। ठीक है, ऑप्शन से करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे हम लोग देखें, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 600 और 62, और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, 600 और 58। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, 660। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, 602। ठीक है, देखो अगर हम लोग देखें, हम लोग हमेशा ऑप्शन से करेंगे। देखो पहली बात तो अगर ये संख्या, ठीक है ना, शेषफल क्या कह रहा है कि शेषफल 2 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल 2 बचेगा, ये बोल रहा है। अगर हम लोग 15 से देखें, ठीक है ना, अगर हम लोग 15 से देखें तो इसमें कौन सी ऐसी संख्या जो मतलब कटेगी, 15 से ऐसी कौन सी संख्या जो कटेगी और शेषफल कितना देगी। देखो 15 के लिए लास्ट में कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ठीक है, तो 0 में अगर +2 करके होगा शेषफल, तो मतलब कि लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए, मतलब कि अगर देखो 15 का मतलब है कि लास्ट में तो 0 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए। अगर 0 होगा तो उसमें 2 जुड़ेगा तो लास्ट में 2 आएगा। अगर 5 होगा लास्ट डिजिट तो उसमें 2 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो 7 का कोई ऑप्शन है, तो 7 का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये वाला ऑप्शन देखेंगे, 2 कहाँ कहाँ पे। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब ये कि हमारा बी और सी तो हमारे आंसर नहीं होंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करो, 15 से इसको काट लो, देख लो 15 से कौन कट रहा है। ठीक है, तो 15 चौको 60, ठीक है, और फिर 0, 15 चौको 60, यही क्या हो जाए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 15 चौको 60, 2 शेषफल बच जाएगा। ठीक, अगर हम लोग इसको देखें 15 चौको 60, फिर 2 कटेगा ही नहीं। देखो 15 चौको 60, ये भी क्या हो रहा है, ये भी हमारा क्वेश्चन, अभी देखो हमारा ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अब जब 15 से, अब हम लोग कोई और नंबर उठा लो, जैसे हम लोग 11 को उठा सकते हैं। ठीक है ना, तो मान लो 11 को उठाया जाके, हम लोग पहले भी 11 को चेक कर सकते थे। तो 11 पचे 55, 5 बचेगा 50, 11 चौको 44। ठीक है, 11 चौको 44 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा जाके, 11 पचे 55, ठीक, 5 बचा 50, 11 चौको 44, 6, 11 छंग 66, 2 बच रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब इसको तो 11 पे काटेगा नहीं ना। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। या हम लोग इसको भी चेक कर सकते हैं, क्या 11 काटे, 11 छंग 11 पचे 55, 5 बचा जाके। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके, 11 चौको 44, 6 बचेगा तो 60 हो जाएगा। 11 पचे 55, 5 बचेगा 52, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग ऑप्शन से ऐसे करते हैं। अगर हम लोग मेथड से करेंगे जाके, तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। तो अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे मेथड से, अगर हम लोग इसको करेंगे जाके, ठीक, तो अगर हम इनका एलसीएम ले, देखो हम इस 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 2 लिख सकते हैं, इंटू 15। तो 15, 2 और 12 का एलसीएम कितना हो जाए, इनका 3 का एलसीएम तो 60 हो गया। ठीक है, और 11 सते 77, ठीक है, और इंटू 13, तो 7 देखो 0, 7 छंग 42 को 2 हासिल 4, 7 छंग 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, और इंटू 13 का गुणा कर दो, ये एलसीएम हो जाएगा 0। ठीक है, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 छंग 78, 2 80 हासिल 8, 13 चौको 52, 8 60। तो ये तो हमारा क्या आ गया जाके, एलसीएम आ गया। क्या आ गया जाके, ये हमारा एलसीएम आ गया। हमें संख्या याद करनी है ना, वो तो 2 शेषफल बच रहा है ना, तो 2 को और ऐड कर देंगे, तो 662, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया जाके हमारा मेथड भी आपको आना चाहिए, ऑप्शन से भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने फिर से एलसीएम एचसीएफ का रखा है। आप लोग ये देखो कि एलसीएम एचसीएफ मतलब वो कितना ज़्यादा पूछता है। ठीक है, कह रहा है कि 6/25, 4/25, 3/35, 6/25, 4/25, 3/35 का एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है, एलसीएम। तो देखो जब हमसे एलसीएम पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले का तो एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर वाले का तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन नीचे वाले का क्या लेंगे जाके, एचसीएफ ले लेंगे।
ठीक। तो 6 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। और 25 25 35 का एचसीएफ कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो 12/5 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन, हम लोग 15 ही क्वेश्चन लेते हैं, और जो भी हमारे 15 क्वेश्चन होते हैं वो सारे मतलब बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक, ये नहीं कि मतलब कि हल्के फुल्के क्वेश्चन उठा ले जाके, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चन हल्के फुल्के भी रखता हूँ, ठीक है, लेकिन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं वही क्लास में लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।